I am Dr. Mamta Singh, Assistant Professor in Sai College, Sector 6, Bhilai. This lecture is prepared for BCA third year students. In this lecture, we will cover different topics of memory management unit, like preliminaries of memory management, contiguous memory allocation, fragmentation, partition allocation policies, and compaction. मेमोरी मैनेजमेंट समझने से पहले उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी, वो क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो मेमोरी आप सभी जानते हैं, मेमोरी कोई भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी का यूज़ किया जाता है। दिस मेमोरी इज़ टू टाइप, वन इज़ प्राइमरी मेमोरी, अनदर इज़ सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का जो यूज़ होता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसे प्राइमरी मेमोरी में होना कंपलसरी होता है, और हमें पता है कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कम होती है। तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है, ये प्राइमरी मेमोरी के लिए किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस प्राइमरी मेमोरी. It helps processes to move back and forward between the main memory and execution disk. जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो बैक मेमोरी, दैट मीन सेकेंडरी मेमोरी, और मेन मेमोरी के बीच मूव करती हैं। इनके एग्जीक्यूशन को भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ समथिंग कॉल्ड द मेमोरी मैनेजर. इट्स द जॉब ऑफ मेमोरी मैनेजर टू एफिशिएंटली मैनेज मेमोरी, विच इंक्लूड्स। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी मैनेजर भी नाम दिया जाता है। एक्चुअली इसे रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, लाइक प्रोसेसर, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, इन सभी को वेल मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। देयरफॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर। फंक्शंस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या फंक्शन आते हैं, ये हम देखते हैं। लाइक कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज इन यूज, एलोकेट मेमोरी टू प्रोसेसेस, फ्री अप द मेमोरी आफ्टर द प्रोसेसेस हैव यूज इट, it allow you to check how much memory need to be allocated to processes that decide which processor should get memory at what time, tracks whenever inventory gets freed or unallocated. According to it will update the status. It allocates the space to application routines. It also makes sure that these applications do not interfere with each other. Help protect different processes from each other. It places the program in memory so that memory is utilized to its full extent. तो हम इसमें देख सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम बहुत सारा होता है, जो सारा मेमोरी से रिलेटेड होता है। जैसा कि कौन सी मेमोरी किस प्रोसेस को दी जाए, मेमोरी एलोकेट करना, जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो मेमोरी डी एलोकेट करना, आपस में जो उनका इंटरफेरेंस ना हो उसका ख्याल रखना, और बहुत सारे स्टेटस वगैरह मेंटेन करने का काम मेमोरी मैनेजमेंट का रहता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजी और हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी होता है, जैसे लिंकिंग एंड लोडिंग। लिंकिंग एंड लोडिंग में कुछ प्रोग्राम्स जो लोड किए जाते हैं, जिनकी आवश्यकता कभी कभी होता है कि सारे प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के समय लोड होने होते हैं, बट समटाइम उसका कुछ पार्ट लोड करते हैं, दैट मीन्स उसकी कुछ रूटीन ऑफ द प्रोग्राम लोड करते हैं। तो इसे हम डायनेमिक लोडिंग कहते हैं। डायनेमिक लोडिंग से हम उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। Similarly, linking may also at times one program is dependent on some other program. In such a case, rather than loading all the dependent programs, CPU links the dependent programs to the main executing program when it is required. This mechanism is known as dynamic linking. तो डायनेमिक लिंकिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम को हम लोड करते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरे प्रोग्राम्स जो होते हैं जिससे वो लिंक्ड होते हैं, उन्हें भी लिंक करना ज़रूरी होता है। तो उस पूरे प्रोग्राम को लिंक ना करने की बजाय CPU उसके लिंक्स को
सीपीयू जो करता है उसके मेन प्रोग्राम को, उसकी लिंकिंग को स्टोर कर लेता है, जिससे ये किस टाइम पे होता है, ये डायनेमिक लिंकिंग होता है। तो ये डायनेमिक लोडिंग और लिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मेमोरी के एनहेंसमेंट के लिए। टेक्निक्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, देर आर 2 टाइप ऑफ memory management technique. One is contiguous, another is non-contiguous. Contiguous memory management technique further divided in 2 parts: fixed partition scheme and variable partition scheme. Contiguous memory allocation. Contiguous memory allocation is basically a method in which a single contiguous section of memory is allocated to a process or file needing it. Because of these, all the available memory space reside at the same place together. Contiguous का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ऐसा मेमोरी का सेक्शन या पार्ट जो किसी प्रोसेस के लिए दिया जाए जो एक साथ हो, स्कैटर्ड फॉर्म में ना हो, बिखरा हुआ ना हो, एक ही टुकड़े में हो और वहाँ पर प्रोसेस स्टोर हो रही हो, लिंक हो रही हो, तो उसे कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। Types of contiguous memory. There are 2 types: fixed size partition and variable size partition. Fixed size या static partition. In the fixed size partition, the memory is divided into fixed size block and each block contain exactly one process. Fixed size में आप देखेंगे फिगर में कि एक ऐसा स्पेस एलोकेट करा दिया जाता है मेमोरी का और उसे फिक्स पार्ट में बांट दिया जाता है। उस एक एक पार्ट में एक एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है। जैसे 10 KB का जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें 4 प्रोसेस हैं जिनका स्पेस अलग अलग है, 5 KB, 2 KB, 2 KB एंड 1 KB। इस पार्टीशन में ही प्रोसेस आके एलोकेट होंगी। तो क्योंकि उनकी जगह फिक्स है, उस जगह पे और कोई दूसरी प्रोसेस नहीं आ सकती, अगर वहाँ पे कोई स्पेस खाली भी है तब भी। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। इट लिमिट द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एज द नंबर ऑफ पार्टीशन विल डिसाइड द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस कम होती हैं, इसलिए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इसकी कम है। वेरिएबल साइज पार्टीशन या डायनेमिक पार्टीशन. In the variable size partition method, the operating system maintain a table that contain the information about all memory parts that are occupied by the processes and all memory parts that are still available for the processes. वेरिएबल साइज पार्टीशन में एक टेबल मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यह रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा मेमोरी का पार्ट ऑक्यूपाइड है और कौन सा मेमोरी का पार्ट अभी भी अवेलेबल है आने वाली नई प्रोसेस के लिए. द प्रोसेसेस अराइव एंड लीव द मेन मेमोरी. एज अ रिजल्ट होल ऑफ डिफरेंट साइज आर क्रिएटेड इन द मेन मेमोरी. क्योंकि मेन मेमोरी में प्रोसेस आ रही हैं और एग्जीक्यूट होके जा रही हैं, तो ऐसा लगातार होता रहता है जिससे मेमोरी में डिफरेंट साइजेस के होल बन जाते हैं. These holes are allocated to the processes that arrives in future. ये छोटे छोटे जो होल्स होते हैं वो अवेलेबल स्पेस होता है मेमोरी का, और फ्यूचर में आने वाली जो प्रोसेस होती हैं उन प्रोसेस को इसे एलोकेट किया जाता है. तो कौन सी प्रोसेस को कौन सा होल एलोकेट किया जाए, इसके लिए एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, जिसे एलोकेशन एल्गोरिथम कहते हैं. Partition allocation algorithm are used to decide which hole should be allocated to the arrived process. तो ये 3 टाइप के allocation algorithm होते हैं: फर्स्ट फिट algorithm, बेस्ट फिट algorithm and worst fit algorithm. First fit. In this type fit, the partition is allocated which is the first sufficient block from the beginning of the main memory. जैसे ही कोई प्रोसेस सिस्टम में आती हैं, तो मेन मेमोरी के स्टार्टिंग में ही वो सबसे पहला ब्लॉक जो खाली मिलता है उसमें वो प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है. बेस्ट फिट. इट एलोकेट्स द प्रोसेस टू द पार्टीशन दैट इज़ द फर्स्ट स्मॉलेस्ट पार्टीशन अमंग द फ्री पार्टीशन. बेस्ट फिट एल्गोरिथम जो होता है वो सबसे अच्छा एल्गोरिथम माना जाता है,
क्योंकि जितने भी अवेलेबल पार्टीशंस होते हैं उनमें चेक किया जाता है और जो उस प्रोसेस के लिए सबसे सुटेबल सफिशिएंट होता है उस पार्टीशन को एलोकेट किया जाता है। मान लीजिए कोई प्रोसेस 5 KB की है और हमारे पास 3 होल्स हैं, एक 10 KB, एक 15 KB और एक 7 KB। तो सबसे सफिशिएंट और स्मॉलेस्ट होल जो है वो 7 KB है 5 KB वाली प्रोसेस के लिए। तो हम 5 KB के लिए 7 KB वाले होल एलोकेट करते हैं क्योंकि इसमें कम से कम मेमोरी वेस्ट होती है। अगर उसको 10 या 15 करते तो ज़्यादा मेमोरी वेस्ट होती। वर्स्ट फिट, it allocate the process to the partition which is the largest sufficient freely available partition in the main memory। मेन मेमोरी में जो सबसे बड़ा पार्टीशन होता है जिसमें प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है वो वर्स्ट फिट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मेमोरी वेस्ट होती है। नेक्स्ट फिट, it is mostly similar to the first fit but this fit searches for the first sufficient partition from the last allocation point। यह भी आपका फर्स्ट फिट के समान ही होता है पर इसमें लास्ट एलोकेशन पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। अभी हमने देखा कि मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं, कंटीजियस, नॉन कंटीजियस। कंटीजियस में भी 2 टाइप हैं, फिक्स्ड और आपका वेरिएबल साइज़। तो इस टाइप से हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं कि कम से कम मेमोरी का वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ हो। तब भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है फ्रेगमेंटेशन। A process are loaded and removed from memory, the free memory space is broken into little pieces। जैसे जैसे प्रोसेस मेमोरी में आती और जाती है वैसे वैसे फ्री मेमोरी जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। After some time that processes cannot be allocated to the memory because of small size and memory blocks remain unused। कुछ समय के पश्चात ये ब्लॉक्स की जो साइज़ होती है वो काफ़ी छोटी होती है और आने वाली प्रोसेस बड़ी होती है, तो जिससे आने वाली प्रोसेस को इस ब्लॉक्स में एलोकेट नहीं कर सकते और इस प्रकार से ये छोटे छोटे ब्लॉक्स अनयूज्ड रह जाते हैं। तो मेमोरी का वेस्टेज होता है। इसी प्रॉब्लम को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। Fragmentation is an unwanted problem that deals with memory fragment and occur due to the either non-contiguous memory allocation or fixed size memory allocation। 2 कारणों से हो सकता है ये, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन या फिक्स साइज मेमोरी एलोकेशन। 3 टाइप के फ्रेगमेंटेशन होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड डेटा फ्रेगमेंटेशन। Internal fragmentation. In this fragmentation, allocated memory may be slightly larger than requested memory. This size difference is memory internal to a partition but not being used। इस टाइप के पार्टीशन में किसी प्रोसेस को जब मेमोरी एलोकेट कराई जाती है तो एग्जैक्टली उसी साइज़ का पार्टीशन हो यह ज़रूरी नहीं होता, तो उससे थोड़ा बड़ा पार्टीशन होता है। तो जो बच गया स्पेस होता है जो यूज़ नहीं हो पाता, इसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं 4 MB वाले पार्टीशन में एक प्रोसेस एलोकेट कराई गई जिसका 3 MB उसने यूज़ किया। प्रोसेस का साइज़ 3 MB था। 3 MB यूज़ होने के बाद 1 MB आप देख रहे हैं कि स्पेस खाली जा रहा है। पार्टीशन आपका 4 MB का दिया गया था पर प्रोसेस ने 3 MB लिया क्योंकि साइज़ उसकी 3 MB थी, तो 1 MB वेस्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरी प्रोसेस नहीं आ सकती। इस वेस्टेज ऑफ मेमोरी को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। सोल्यूशन ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कैसे हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग बिकॉज वी हैव फिक्स साइज of the memory blocks. This problem can be removed if we use dynamic partitioning for allocating space to the process। क्योंकि ये प्रॉब्लम फिक्स साइज पार्टीशन के कारण आई है, तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम डायनेमिक पार्टीशनिंग का यूज़ अगर करेंगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। डायनेमिक पार्टीशनिंग में जैसे जैसे प्रोसेस आती हैं और जिस साइज़ की रहती हैं उसी साइज़ के हिसाब से उन्हें मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करा दिया जाता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन,
External fragmentation exists when adequate total memory space exists to satisfy a request, but it is not contiguous. Storage is fragmented into a large number of holes. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा फ्रेगमेंटेशन है जिसमें मेमोरी अवेलेबल तो होती है, बट वो कंटीजियस नहीं होने के कारण आने वाले प्रोसेस को एलोकेट नहीं कराई जाती। इसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 40 KB, 10 KB एंड 5 KB, ये 3 स्पेस खाली हैं। जो टोटल अगर हम करते हैं तो 55 KB होता है, पर कोई प्रोसेस जिसकी नीड 50 KB है वो इसमें एलोकेट नहीं कराई जा सकती, क्योंकि एक भी चंक ऐसा नहीं है जिसकी कैपेसिटी 50 KB या उससे ज़्यादा है। ऑल्दो ये पूरा मिला के 55 है, बट वो कंटीजियस नहीं होने के कारण ये प्रोसेस यहाँ नहीं आ सकती। तो इस प्रॉब्लम को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। Solution of external fragmentation. Solution to the problem of external fragmentation is compaction. The process is to shuffle the memory content so that all free memory is placed together in one large block. It is only possible if relocation is dynamic and done only at runtime. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में आपने देखा कि स्पेस तो है, बट वो स्पेस स्कैटर्ड है, एक साथ नहीं है। तो कॉम्पैक्शन उसका सोल्यूशन है। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि जितने भी फ्री स्पेस हैं उनको पास पास लाकर एक साथ एक लार्ज होल बनाया जाए। द सिंपलेस्ट कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम इज टू मूव ऑल प्रोसेसेस टूवर्ड्स वन एंड ऑफ द मेमोरी. All holes move in one direction, producing one large hole of available memory. Another solution to external fragmentation is to permit logical address space of the processes to be non-contiguous. दूसरा इसका सोल्यूशन हो सकता है कि हम जो भी प्रोसेस आ रही हैं उनका एड्रेस स्पेस कंटीजियस ना होकर नॉन कंटीजियस हो। तो ये जो टेक्निक है ये 2 टाइप की टेक्निक से किया जा सकता है। नॉन कंटीजियस, जिसमें पेजिंग एंड सेगमेंटेशन 2 मेन इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। डेटा फ्रेगमेंटेशन. डेटा फ्रेगमेंटेशन अकर व्हेन अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन मेमोरी इज ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस दैट आर नॉट क्लोज टुगेदर. डेटा फ्रेगमेंटेशन भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की तरह है, जिसमें डेटा डिफरेंट सेगमेंट्स में होते हैं, अलग अलग पीसेस में होते हैं और वो एक साथ नहीं होते, सो दैट इट इज़ टिपिकली द रिजल्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू इंसर्ट अ लार्ज ऑब्जेक्ट इनटू स्टोरेज दैट हैज़ ऑलरेडी सफर्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स. आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन तक का कवर कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में पेजिंग एंड सेगमेंटेशन देखेंगे। थैंक यू.